24 फरवरी 2022 को रूस ने एक अभियान शुरू किया जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विशेष सैन्य अभियान बताया। लक्ष्य था जल्दी कीव पर कब्जा कर यूक्रेन को कुछ दिनों में आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वह तरीका था जिससे आक्रमण शुरू हुआ, घंटे दर घंटे, और कैसे पुतिन और रूसी सेना की योजना लगभग तुरंत ही बिखर गई। पहला दिन 0200 बजे कीव के स्थानीय समयानुसार अमेरिकी CIA स्टेशन, जो बेलारूस और रूस से लगी सीमा के पास भूमिगत शेल्टरों में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, रूसी रेडियो और सेलुलर गतिविधि में अचानक बढ़ोतरी देखने लगते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। अब यह सवाल नहीं रह गया है कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कब होगा। यूक्रेन में क्षेत्रीय रक्षा इकाइयां सक्रिय हो चुकी है। हालांकि कई लोग पिछले सप्ताह सक्रिय करने में हुई देरी की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को आगाह किया कि रूस का यूक्रेन पर हमला आसन्न है। कीव में नागरिकों, पुलिस और सेना रूसी विशेष बलों का पता लगाकर हमला करते हैं। रूसी विशेष बलों को भारी नुकसान होता है और वे अपने लक्ष्य छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। 04:00 बजे बेलारूस से लगी सीमा पर और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में विस्फोटों की खबरें हैं। अमेरिकी सैटेलाइट और मानव खुफिया के अनुसार बेलारूसी और रूसी हवाई अड्डों से बड़ा हवाई हमला तैयार हो रहा है। संकेत है कि रूसी हेलीकॉप्टर हमले दल कीव के बाहर अहम हवाई अड्डों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, फिर पारंपरिक एयरलिफ्ट से जल्दी सैनिक भेजना शुरू करेंगे। 0500 रूस ने उत्तर पश्चिमी काला सागर में समुद्री यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। रूसी संघीय समुद्री और आंतरिक जल परिवहन एजेंसी ने काला सागर बेड़े के आतंकवाद विरोधी अभियानों के चलते आज़ोव सागर में सभी समुद्री यातायात निलंबित करने की घोषणा की। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रीय टीवी पर आकर यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा करते हैं। मैंने एक विशेष सैन्य अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पुतिन के रूसी जनता को संबोधित करते ही पारंपरिक रूसी सेनाएं बेलारूसी, यूक्रेनी और रूसी यूक्रेनी सीमा पार करने लगती हैं। यूक्रेनी सेनाएं अधिकतर घुसपैठों का सीधे मुकाबला नहीं करती, बल्कि इलाके का उपयोग कर घुसपैठियों पर घात लगाती है। यह रणनीति कारगर है क्योंकि उत्तर यूक्रेन में एक क्षेत्रीय रक्षा सैनिक रूसी हेलीकॉप्टर पर नजर साधता है। अमेरिकी निर्मित स्टिंगर एक बैटरी कूलेंट यूनिट और दबाव युक्त आर्गन गैस का उपयोग करता है ताकि सीकर को अत्यधिक ठंडे तापमान तक ठंडा किया जा सके। ठंडी आसमान में हेलीकॉप्टर की इंफ्रारेड पहचान सूरज जैसी दिखती है, जिससे मिसाइल अपने इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट सेंसर से लक्ष्य लॉक कर लेती है। रूसी KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर जैसे ही लॉक का पता चलता है तुरंत फ्लेयर्स छोड़ता है। मिसाइल सीकर धोखा नहीं खाता और ऊपरी रोटर असेंबली से टकराकर हेलीकॉप्टर को चक्कर खाते हुए जमीन पर गिरा देता है। इस दौरान रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयां यूक्रेनी संसाधनों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करती है। एयर डिफेंस रडार और रेडियो संचार कमजोर हो जाते हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइलें उन साइट्स पर हमला करती है जिन्हें यूक्रेनी रक्षक सिर्फ 24 घंटे पहले छोड़ चुके थे, क्योंकि वे निशाना बनने से बचने के लिए लगातार जगह बदलते रहते थे। युद्ध शुरू होने से पहले के दिनों में रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अभियान बेहद प्रभावी साबित होता है, जिससे यूक्रेन की अपनी प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से समन्वित करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। सेलुलर टावरों पर मिसाइल और हवाई हमले शुरू होते हैं और 48 घंटे तक चलते हैं। ये सफलता रूसियों के लिए जल्दी अपने ही हाथों किया गया नुकसान बन जाती है। रूसी खुफिया एजेंट जो आक्रमण से कई दिन और यहाँ तक कि हफ्तों पहले यूक्रेनी ग्रामीण इलाकों में घुस चुके थे, पाते हैं कि वे अपने उच्च मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वे संचार के लिए यूक्रेनी मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर थे और उन्हें रूसी सेना द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। रूसी सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी से महत्वपूर्ण बढ़त का लाभ उठाने में विफलता होगी और पूर्व निर्धारित सामरिक लक्ष्यों को नुकसान होगा। इसी दौरान रूसी मिसाइलें कीव, खार्किव और ओडेसा के रक्षा ठिकानों पर गिरने लगती है। 0520 रूसी वायु और मिसाइल हमले
खार्किव के आसपास के हवाई अड्डों व क्रामाटोर्स्क, स्लोवियांस्क सैन्य ठिकानों पर होते हैं। 0530 राष्ट्रपति जेलेंस्की के आदेश के तहत पूरे देश में मार्शल लॉ लागू हो जाता है। 0600 रूसी कालिब्र मिसाइलें होस्टोमेल हवाई अड्डे और पास के नेशनल गार्ड बेस को निशाना बनाती है, लेकिन हमले ज्यादातर अप्रभावी रहते हैं। 0616 बोरिस्पिल हवाई अड्डे पर धमाकों में सैन्य ढांचे, विमान, शेल्टर और नागरिक मालवाहक विमान निशाना बनते हैं। रूसी वायु आक्रमण इकाइयों की पुष्टि के बाद यूक्रेनी रक्षकों को हवाई अड्डों की रक्षा के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन भ्रम और रूसी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से प्रतिक्रिया धीमी और संचार प्रभावित है। 0634 यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि रूसी सेनाएं उत्तर और पूर्व से यूक्रेन में घुस आई हैं। काला सागर में रूसी जहाज़ों का छोटा दस्ता रणनीतिक ज़ेमिनी द्वीप स्नेक आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। 700 रूसी मिसाइल क्रूजर मोस्क्वा और गश्ती जहाज वासिली बेइकोव स्नेक आइलैंड को निशाना बनाने वाली उभयचर टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। यह द्वीप काला सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर नियंत्रण के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और ओडेसा तक पहुंच के लिए भी, जो यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है और उसे वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की अनुमति देता है। द्वीप पर 13 यूक्रेनी सीमा रक्षकों को रूसी टास्क फोर्स ने आत्मसमर्पण का आदेश दिया। यह रेडियो जवाब मशहूर होकर देश दुनिया में गूंजता है। रूसी युद्धपोत जा भाड़ में रूसी जहाज द्वीप पर बमबारी और रूसी मरीन की एक छोटी उभयचर टुकड़ी हमला शुरू करती है। कई यूक्रेनी सैनिक, जिनमें वो प्रसिद्ध रेडियो संदेश भेजने वाले भी थे, हमले में बचकर बंदी बनाए जाते हैं। बाद में उन्हें कैदी अदला बदली में रिहा किया जाएगा और उनका विरोध संदेश दुनिया भर में यूक्रेन समर्थक प्रदर्शनों में गूंजता है। साथ ही करीब 7 बजे बेल्गोरोड से एक बड़ा रूसी हमला खार्किव की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। मुख्य हमला खार्किव पर है, जबकि द्वितीयक हमला वोवचांस्क पर हो रहा है और तुहिव तक बढ़ने की योजना है। 0930 रूसी हवाई हमले यूक्रेनी हवाई अड्डों को निशाना बना रहे हैं, जिससे यूक्रेनी वायुसेना के लिए रूसी घुसपैठ के खिलाफ रक्षात्मक उड़ानें भरना कठिन हो रहा है। यूक्रेनी सेना को पंगु बनाने के लिए हवाई और मिसाइल हमले कमांड सेंटर्स पर हो रहे हैं। रूस इराक पर अमेरिका के दोनों आक्रमणों के दौरान अपनाई गई रणनीति की नकल कर रहा है, लेकिन समन्वय क्षमताओं और प्रशिक्षण की कमी से उसकी रणनीति आंशिक रूप से अप्रभावी है। यूक्रेनी वायुसेना आज का दिन बच जाएगी और यूक्रेन के केंद्र से रूसी हमलावर विमानों को पीछे धकेलने के लिए एकजुट होगी। रूसी वायु अंतरिक्ष बलों को अप्रत्याशित रूप से कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी जमीनी रक्षा के खिलाफ मिसाइल अभियान असरदार नहीं रहा, क्योंकि वे पहले की स्थिति से हट चुके थे। हमले के बाद नुकसान का आकलन करने की क्षमता की कमी का मतलब है कि रूस को यह पुष्टि करने में कई दिन या एक हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है कि हमला सफल रहा या नहीं। तब तक लक्ष्य या तो कड़ी सुरक्षा में रहता है या अपनी जगह नहीं होता। ये तुलना अमेरिकी वायुसेना की 15 से 30 मिनट की औसत क्षमता से की जाती है। रूसी वीवीकेओ के कुछ लोग अमेरिकी शैली के हवाई अभियान की नकल करने की अपनी क्षमता पर संदेह जता रहे हैं। सार्वजनिक रिपोर्टिंग अलग अलग है, लेकिन युद्ध के शुरुआती घंटों में यूक्रेनी रक्षकों द्वारा 4 तक हमलावर विमान गिराए जाने की खबरें हैं। रूस का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यूक्रेनी सिग्नलों को जाम करने में बहुत असरदार रहा, लेकिन वे अपनी फ्रीक्वेंसी का समन्वय नहीं कर सके। इस समन्वय के बिना रूसी जैमिंग इकाइयों ने गलती से अपने ही रेडियो और रडार को अंधा कर दिया, जिससे वे जिस बढ़त को हासिल करना चाहते थे उसी को प्रभावी रूप से नुकसान पहुंचा दिया। 0930 रूसी एयर असॉल्ट टास्क फोर्स होस्टोमेल एयरपोर्ट पर हमला करने के लिए बेलारूस के वीडी बोल्शोई बोकोव एयरपोर्ट से उड़ती है। इस हमले में 31वीं गार्ड्स एयर असॉल्ट ब्रिगेड और 45वीं गार्ड्स स्पेट्सनाज ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स और कथित तौर पर 11वीं गार्ड्स एयर असॉल्ट ब्रिगेड के कुछ जवान शामिल हैं। Mi-8 हेलीकॉप्टरों में 200-300 सैनिक होते हैं, जबकि सुरक्षा Ka-52 और Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर देते हैं। 10:30
होस्टोमेल एयर असोल्ट फोर्सेस को छोटे हथियारों और अमेरिकी स्टिंगर मिसाइलों से हमला झेलना पड़ता है। कई हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होकर लौटते या उतरते हैं। कितने हेलीकॉप्टर गिराए गए यह पता नहीं। 10:45 यूक्रेनी 40वीं टेक्टिकल एविएशन ब्रिगेड के 5 MiG-29 होस्टोमेल एयर असोल्ट फोर्स को रोकते हैं। रूसी फाइटर हेलीकॉप्टरों को टॉप कवर दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेनियन विमान बहुत नीचे उड़ने से रडार पर जमीनी प्रतिध्वनि में खो जाते हैं जब तक वे पास नहीं आ जाते। यूक्रेनियनों ने 2 हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने में सफलता पाई और जमीन पर हमला करने वाले फाइटरों पर परेशान करने वाली फायरिंग की, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेनियनों में से कोई भी गिराया नहीं गया क्योंकि वे अपनी जान बचाकर निकल गए। 11 बजे मुख्य हवाई हमला बल सफलतापूर्वक होस्टोमेल हवाई अड्डे कीव के उत्तर पश्चिम में पहुंचता है। शहर की वायु रक्षा प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मिसाइल हमलों से कमजोर हो गई है, जिससे उन्हें स्थान बदलना पड़ा। हालांकि जिन जमीनी हमले वाले लड़ाकू बमवर्षक विमान पर हमला बल निर्भर कर रहा था, उनमें से कई को यूक्रेनी लड़ाकू विमानों के हमले के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। घने और निचले बादलों के कारण हेलीकॉप्टर बिना देखे आगे बढ़ता है और सैनिकों को सिर्फ रोटर ब्लेड्स की आवाज से चेतावनी मिलती है। लैंडिंग से पहले Ka-52 और Mi-24 हेलीकॉप्टर यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट हमला करते हैं। कुछ महीनों बाद पता चला कि एक यूक्रेनी हवाई अड्डा कर्मचारी ने रूसी खुफिया को यूक्रेनी रक्षकों की सटीक स्थिति बताई थी। फिर भी रॉकेट हमला रक्षकों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। खार्किव में रूसियों ने तेज हमला करने की कोशिश की। रूसी हल्के बख्तरबंद और टोही बल खार्किव के बाहरी इलाकों में घुसते हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों और रक्षा बलों की घात में आ जाते हैं। रक्षाकर्मी रूसियों को सेना एकजुट और मारक क्षमता इकट्ठा करने से रोकने के लिए दुश्मन की टुकड़ियों को बिखेरने के उद्देश्य से हमले शुरू करते हैं। जवाबी हमले सफल होते हैं। रूस की खार्किव पर कब्जा योजना पहले ही दिन विफल हो जाती है। यह पूर्वी मोर्चे पर रणनीतिक असर डालेगा, जिससे रूस को क्षेत्र शांत करने में अधिक हताहतों का सामना करना होगा। 1110 होस्टोमेल को निशाना बनाने वाला हेलीकॉप्टर हमला बल उतरना शुरू करता है। शुरुआत में उन्हें यूक्रेनी रक्षकों से इक्का दुक्का फायरिंग का सामना करना पड़ा, जो ज्यादातर भर्ती किए गए सैनिकों का एक समूह था, जिनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे और कोई पूर्व युद्ध अनुभव भी नहीं था। इसके विपरीत रूस का हमला रूसी सेना की उन चंद इकाइयों द्वारा हो रहा है जिन्हें नियमित और व्यापक प्रशिक्षण मिलता है। शुरुआती लैंडिंग में थोड़ा बहुत विरोध होता है, लेकिन जल्द ही उन्हें और ज्यादा कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ता है। इससे मदद नहीं मिलती कि उन्होंने हवाई अड्डे के परिसर के खेतों और रनवे पर लैंडिंग की है, जिससे वे रक्षात्मक फायर के लिए पूरी तरह से खुले हो जाते हैं। हालात तब और बिगड़ गए जब जिस जमीनी हमले पर पैराट्रूपर्स भरोसा कर रहे थे, वो एयरपोर्ट की रक्षा को केवल आंशिक रूप से ही दबा सका। रक्षकों ने साहस दिखाया और मजबूत प्रतिरोध किया, जिससे पैराट्रूपर्स को भारी नुकसान हुआ। 1200 बजे अतिरिक्त रूसी पैराट्रूपर्स सफलतापूर्वक उतरे और हवाई अड्डे के बड़े क्षेत्र में फैल गए। यूक्रेनी रक्षकों का गोला बारूद खत्म होते ही वे पीछे हटने को मजबूर होते हैं और रक्षकों के एक आखिरी समूह को बंदी बना लिया जाता है, जबकि हवाई अड्डे के उत्तरी हिस्से में हमला सफल होता है। 18 इल्यूशन IL-76 एयरलिफ्टर्स का बेड़ा अब कब्जाए गए हवाई अड्डे की ओर बढ़ने की अनुमति पाता है। ये मालवाहक विमान सैकड़ों सैनिकों और भारी वाहन जैसे टैंक ले जा रहे हैं। रूसी योजना यूक्रेन के केंद्र में एक एयर ब्रिज बनाना है और हवाई अड्डे से निकलकर बेलारूस से दक्षिण की ओर आ रही आक्रमणकारी सेना से जुड़ने के बाद कीव पर कब्जा करना है। ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वाकांक्षी है और अगर सफल रहा तो 72 घंटों के भीतर युद्ध समाप्त हो जाएगा। 12:30 रूसी सेना और डोनबास के प्रॉक्सी बल डोनेट्स्क व लुहांस्क से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। उनका मकसद यूक्रेनी खाइयों को तोड़कर देश के केंद्र तक पहुंचना है। यहाँ उन्हें यूक्रेन के सबसे अनुभवी रक्षकों से सामना होता है, जो 2014 से संघर्ष में हैं। यूक्रेन की खाई रेखाएं कई हमलों को रोकती है, जो रूसी योजनाकारों की उम्मीद से ज्यादा कठिन साबित होती है। अब तक यूक्रेन की सेनाओं ने मुख्य रूप से अनियमित डोनबास, अलगाववादियों और छोटी रूसी विशेष बलों की टुकड़ियों का सामना किया था।
ऐसा माना गया था कि रूसी युद्ध मशीन की पूरी ताकत इन रक्षकों को हजारों बख्तरबंद वाहनों से कुचल सकती है। लेकिन दूरदर्शी यूक्रेनी योजनाकारों ने यह सुनिश्चित किया था कि उनकी रक्षा प्रणाली एक बड़े बख्तरबंद हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त है। पश्चिमी एंटी टैंक हथियारों से उन्होंने रूसी वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया। 1300 बजे उत्तरी और पूर्वी यूक्रेन से नागरिक रूसी सेना से बचने के लिए भागने लगे। यूक्रेनी सेना को रसद में दिक्कत आती है क्योंकि उन्हें नागरिकों से भरी सड़कों से गुजरना होता है। 1500 बजे रूसी सेनाएं चेरनोबिल निषिद्ध क्षेत्र के अंदर यूक्रेनी रक्षकों से भिड़ती हैं। 1600 बजे होस्टोमेल हवाई अड्डे पर रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सैन्य बलों और सशस्त्र नागरिकों द्वारा छिटपुट हमले किए गए हैं। तीसरी, स्पेशल पर्पस रेजिमेंट को उत्तरी कीव में जल्द भेजा गया है क्योंकि जवाबी हमले की तैयारी हो रही है। 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड भी शामिल होकर कार्गो विमान उतरने से पहले रूसियों को हटाने के लिए हमला करती है। रूसी सेना के बड़े दस्ते के उतरने में कुछ ही घंटे बचे होने पर जनरल वैलेरी ज़ेलुज़नी यूक्रेनी तोपखाने को हवाई अड्डों पर बमबारी का आदेश देते हैं। बमबारी से रूसी पैराट्रूपर्स को कुछ राहत मिलती है, लेकिन अब ये पूरी कार्रवाई को पटरी से उतारने की धमकी देती है। जैसे ही यूक्रेनी तोपखाने रनवे पर गड्ढे बना देते हैं जिन पर रूसी विमानों को उतरना है, रूसी सेना के लिए जमीन पर उतरना मुश्किल हो जाता है। हमलावर विमानों को दमनकारी गोलाबारी करनी थी और यूक्रेनी तोपखाने को नष्ट करना था। यूक्रेनी लड़ाकू विमान रूसी सेना के शुरुआती हमलों से बच गए हैं और रूसी विमानों को सफलतापूर्वक रोक रहे हैं। अब दो बातें और स्पष्ट है। रूसी एयरब्रिज लगभग असंभव हो गया है। रनवे की हालत खराब होने और पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण विमानों को जमीन पर मौजूद पैराट्रूपर्स को हवाई समर्थन देने के काम में लगा दिया गया है। दोनों निष्कर्ष सही है, लेकिन समस्या की जड़ रूसी एरोस्पेस बल की क्षमताओं की कमी है। जैसा कि युद्ध में दिखेगा, रूसी विमान जमीनी हमलों के लिए उपयुक्त नहीं है और केवल कुछ ही सही तरह से सुसज्जित है। रूसी पायलटों को पूरा प्रशिक्षण नहीं मिला और रूसी सेना संगठित प्रतिरोध के सामने संयुक्त बल अभियानों में सक्षम नहीं है। 1730 रूसी बलों ने चेरनोबिल निषिद्ध क्षेत्र पर कब्जा किया। उन्हें आदेश मिला कि वे खुद को रेडियोधर्मी जमीन में गाड़ लें और बाद में कई लोगों को रूसी गोपनीयता के कारण विकिरण बीमारी के लिए बेलारूस भेजा गया। ये पता नहीं कितने कर्मियों को खतरनाक विकिरण झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में अधिकतर जगहें खाली कर दी गईं। 1730 रूस यूक्रेन के तटों पर नौसैनिक यातायात प्रतिबंधित करता है। 1800 बेलारूस से कीव की ओर दक्षिण जा रहे रूसी काफिले को छिटपुट लेकिन प्रभावी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी सैनिक इलाके का उपयोग कर रूसी वाहनों पर घात लगाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और काफिले की गति धीमी होती है। जैसे जैसे काफिले पर कीव की ओर बढ़ने का दबाव बढ़ता है, रूसी हताहतों की संख्या बढ़ने लगती है। मुश्किलों के बावजूद बख्तरबंद वाहनों की एक छोटी टुकड़ी अलग निकलकर मदद के लिए तेजी से बढ़ती है। होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूसी पैराट्रूपर्स है, पर पहुंचने में घंटे लगेंगे। 1900 यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी पैराट्रूपर्स को भारी नुकसान हुआ है। रूसियों को अब दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली, अपेक्षित हवाई सहायता पर्याप्त नहीं मिल रही, जिससे यूक्रेनी जवाबी हमला नहीं रुक पा रहा। ये रूसी खुफिया की विफलता है, जिन्होंने युद्ध से पहले कीव क्षेत्र में यूक्रेनी रक्षा की ताकत का सही आकलन नहीं किया। इसलिए उन्होंने माना कि प्रतिरोध कम होगा और पर्याप्त कर्मी व हवाई सहायता नहीं दी। रूसियों को दूसरी समस्या है कि अप्रत्याशित रूप से कड़े प्रतिरोध के कारण कई सहायक उपकरण पीछे और खुले में छोड़ने पड़े हैं। यूक्रेनी तोपखाने द्वारा गोला बारूद, भोजन, भारी हथियार और अन्य सामग्री व्यवस्थित रूप से नष्ट किए जा रहे हैं, जिसे हवाई हमलों से खामोश कर दिया जाना चाहिए था। 20 बजे यूक्रेनी जवाबी हमलों ने रूसी पैराट्रूपर्स को होस्टोमेल हवाई अड्डे से बाहर कर दिया। 2200 यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ अपने पहले दौर के प्रतिबंधों की घोषणा की। प्रतिबंध अप्रत्याशित रूप से कड़े हैं। रूस ने उसी तरह की पश्चिमी लापरवाही पर भरोसा किया था जैसी 2014 में
क्रीमिया पर आक्रमण के दौरान दिखाई गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिबंधों से बचने के लिए त्वरित जीत की उम्मीद की थी, जिससे हालात और बिगड़ गए। होस्टोमेल हवाई अड्डे पर झटका लगने के बाद संभावना और घट गई है। 2300 बजे रूस ने अजोव सागर में सभी वाणिज्यिक जहाजों पर रोक लगा दी है। यूक्रेनी विरोध न होने पर रूसी नौसेना ही युद्ध पूर्व उम्मीदों पर खरी उतरी है। पहले दिन के अंत में रूस ने मिसाइल बमबारी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, नौसैनिक दबाव, जमीनी हमले और तोड़फोड़ समेत हर मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया है। लेकिन वे पहले दिन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में असफल रहे हैं, जिसमें कीव क्षेत्र का एक उपयोगी एयरबेस सुरक्षित करना शामिल था। न ही उन्होंने यूक्रेनी सरकार को हटाया है और न ही आंतरिक रूप से कोई गिरावट लाई है। अगले दिन की शुरुआत तक रूस जानता है कि उन्हें किसी एयरफील्ड को इतना समय तक अपने नियंत्रण में रखना होगा ताकि वे भारी समर्थन बलों को वहां उतार सके और कीव की ओर बढ़ती टुकड़ियों को आगे बढ़ा सके। इससे पहले कि रसद और घात लगाकर किए गए हमले उन्हें वहीं जाम कर दे, यूक्रेन को चाहिए कि वह उन हवाई अड्डों को रूस के हाथों में जाने से रोके, सड़कों को घात लगाकर किए गए हमलों और उड़ा दिए गए पुलों से खतरनाक बनाए रखे और कमांड व नियंत्रण को इतना समय तक बनाए रखे कि लामबंदी और बाहरी समर्थन मिलना शुरू हो सके। बस दूसरे दिन के आक्रमण की शुरुआत से पहले एक बात, ये हमारा नया चैनल है जहां हम सिर्फ रूस यूक्रेन ही नहीं बल्कि हर तरह के संघर्षों में युद्ध के मैदान पर असल में क्या हुआ उस पर गहराई से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं अगली बार कौन सा युद्ध क्षेत्र कवर करें। 0 से 600 घंटे तक बेलारूस से आने वाले काफिले रात भर कीव की ओर बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन वे अपेक्षा से काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। लॉजिस्टिक समस्याएं सामने आने लगती है क्योंकि यह स्पष्ट होता है कीव पर हमले के लिए रखा काफी सारा पेट्रोल रूसी सैनिकों ने निकालकर बेलारूसी नागरिकों को बेच दिया। आक्रमण से पहले शराब, सिगरेट और खाने के बदले सामान्य तैयारियों की समस्या भी साफ दिखती है। रूसी यूनिट कमांडर युद्ध अभियानों के लिए सामरिक रूप से तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें हमले की चेतावनी या तैयारी तब तक नहीं मिली जब तक हमला शुरू नहीं हो गया था। रूसी सेना में गैर कमीशन अधिकारियों की गंभीर कमी कमांड और नियंत्रण की समस्याएं बढ़ा देती है। पेशेवर गैर कमीशन अधिकारियों की कमी से रूसी अधिकारियों और जूनियर सैनिकों के बीच बड़ी खाई है, जिन्हें खुद का ध्यान रखना या अस्पष्ट आदेश मानना पड़ता है। अंतिम परिणाम यह है कि कीव पर हमला रूसियों के संघर्ष के कारण बहुत धीमा हो गया है। कमजोर लॉजिस्टिक्स और अनुशासन, खराब योजना व प्रशिक्षण के बोझ तले यूक्रेनी विशेष बल रूसी काफिलों पर छापेमारी कर हमलावरों में डर और भ्रम फैलाते हैं। आशा थी कि उनका स्वागत मुक्तिदाता के रूप में किया जाएगा, लेकिन रूसियों को इसके बजाय बड़ी संख्या में छापामार लड़ाकों का सामना करना पड़ रहा है, जो भी परेशान करने वाले हमलों में शामिल हो रहे हैं। आक्रमण से पहले यूक्रेनी सरकार ने देश भर में स्थानीय लोगों को बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र वितरित किए थे। पूर्व में रूसी तोपखाना खार्किव पर भारी गोलाबारी कर रहा है, जो सैन्य और नागरिक ढांचों को बिना भेदभाव निशाना बना रहा है। रक्षकों को तोड़ने की कोशिश में रूसी बख्तरबंद हमले फिर से किलेबंद शहर पर सुबह से दोपहर तक होते हैं। होस्टोमेल में रूसी पैराट्रूपर्स बेलारूस से आई जमीनी टुकड़ियों के साथ मिलकर हवाई अड्डे पर हमला कर रहे हैं। रूसी बख्तरबंद वाहन यूक्रेनी हमलों में नष्ट हो जाते हैं, जिससे बख्तरबंद गाड़ियों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के कई काफिले खत्म हो जाते हैं। जो वाहन घात लगाकर किए गए हमलों से बच जाते हैं, वे दूसरी हवाई हमला बल में शामिल हो जाते हैं और सफलतापूर्वक होस्टोमेल हवाई अड्डे में घुस जाते हैं, जिससे यूक्रेनी बलों को एक बार फिर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रूस ने करीब 200 हेलीकॉप्टर तैनात किए, लेकिन खराब खुफिया, घना शहरी इलाका और यूक्रेनी वायु रक्षा के चलते उनकी प्रभावशीलता सीमित रही। रूसी लड़ाकू विमानों ने कीव पर हमला किया, मुख्य रूप से नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और रक्षा व्यवस्था को कम नुकसान हुआ। हमलावरों को रोकने के प्रयास में यूक्रेनी Su-27 विमान को मार गिराया गया। यूक्रेनी लड़ाकू विमानों के रडार और मिसाइलें रूसी विमानों से एक पीढ़ी पीछे है, जिससे वे हवाई लड़ाई में पिछड़ते हैं। जमीन पर रूसी घुसपैठिए यूक्रेनी वर्दी पहनकर ओबोलोन उत्तरी कीव में घुस जाते हैं।
उनका लक्ष्य यूक्रेन की संसद वाली इमारत पर कब्जा करना है। हालांकि उन्हें जल्दी ही यूक्रेनी सैनिकों द्वारा ढूंढ निकाला जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। कीव क्षेत्र में यूक्रेनी मिलिशिया संगठित है और रूसी हमलों से रक्षा करने में सक्रिय रूप से भाग लेती है। नागरिक स्वयंसेवक शहर की रक्षा पंक्तियों में रूसी सेंध की आशंका में हजारों मोलोटोव कॉकटेल तैयार करते हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के अनुसार रूसी एफएसबी के भीतर कुछ सहानुभूति रखने वालों ने जो आक्रमण के खिलाफ थे, होस्टोमेल के बाहरी इलाके में कादिरोवाइट्स की एक विशेष इकाई की जानकारी लीक कर दी। चेचन नेता रमजान कादिरोव की विशेष सेना होने का दावा करने वाले इस काफिले में लगभग 1500 लड़ाके और भारी उपकरण शामिल है। खार्किव में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या, रूसी हल्की पैदल सेना और कुछ वाहन सफलतापूर्वक शहर के बाहरी इलाके में घुसे। सैनिक हैरान होते हैं जब गुस्साए नागरिकों की भीड़ से सामना होता है, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि मुक्तिदाताओं की तरह उनका फूलों से स्वागत होगा। नागरिक प्रदर्शनों से रूसी काफिलों की गति धीमी हुई, जिससे यूक्रेनी रक्षकों को संगठित होकर बाहरी इलाकों में जवाबी हमला करने का समय मिला। उन्होंने खार्किव में घुसपैठ को शाम तक रोकने में कामयाबी हासिल की। रूसी बलों ने होस्टोमिल हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया और अब उत्तरी होस्टोमिल की चौकियों पर हैं। यूक्रेनी तोपखाने और सेपर्स ने रनवे को इतना नुकसान पहुंचाया कि वहां कार्गो विमान सुरक्षित नहीं उतर सकता। रूसी हवाई हमले अपने सभी लक्ष्यों में असफल रहे हैं। डोनबास दिशा में रूसी सैनिक अवदीवका, होर्लिवका और पोपाजना दिशा में धीरे धीरे बढ़त बना रहे हैं। प्रतिरोध उम्मीद से ज्यादा कड़ा है और जितनी योजना बनाई गई थी उससे बेहतर तरीके से संगठित है। रूसी सैन्य योजनाकारों को उम्मीद थी कि वे यूक्रेन में 100 किलोमीटर से ज्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन वे लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं थे। इन झटकों के बाद भी दक्षिणी रूसी सेनाएं दक्षिण पूर्व की सेनाओं से जुड़ने लगती हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर मारियुपोल के खिलाफ एक बड़ा हमला आकार लेने लगता है। यूक्रेनी सरकार सार्वजनिक रूप से मानती है कि मारियुपोल पर बढ़ते रूसी हमलों से वह कट सकता है। जैसे जैसे रात होती है, स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में गद्दारों ने रूसी हमले में मदद की है। यूक्रेनी सैनिकों की गतिविधियों और किलेबंदी की मजबूती की जानकारी देने से लेकर ये गद्दार या तो विचारधारा से प्रेरित है या फिर पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं। नागरिक प्रतिरोधी समूह इन गद्दारों और रूसी घुसपैठियों की व्यवस्थित तलाश शुरू करते हैं, जिससे देश भर में कानून अपने हाथ में लेने की घटनाएं बढ़ती हैं। दूसरे दिन के अंत में रूस कुछ जगहों पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन युद्ध उनकी उम्मीदों जैसा नहीं रहा। कीव की ओर बढ़ना अब ट्रैफिक और सप्लाई समस्याओं से धीमा है। रूस कीव क्षेत्र के एयरफील्डों के आसपास फिर से बढ़त हासिल करके भी उन्हें भरोसेमंद एयर ब्रिज में नहीं बदल पाता, जिससे भारी सैन्य टुकड़ियां व उपकरण भेजे जा सके। अगले दिन तक तेज जीत का मौका खत्म होता जा रहा है। रूस जानता है कि उसे कीव की समस्या एयरफील्ड को तैयार कर या राजधानी के आसपास जमीन से निर्णायक सेंध लगाकर और अपनी लॉजिस्टिक्स स्थिर कर हल करनी होगी, ताकि उसके काफिले रुके या एक एक करके तबाह न किए जाएं। यूक्रेन को एयर ब्रिज निष्क्रिय रखना, ईंधन, ट्रकों और फंसे हुए काफिलों पर हमला जारी रखना और मुख्य शहरों को तब तक संभालना है जब तक अतिरिक्त सेना व अंतर्राष्ट्रीय मदद से रक्षा मजबूत न हो जाए। तीसरा दिन। बेलारूस से दक्षिण जा रही रूसी सेनाएं अब दलदल में फंस रही है। रूसी सैनिकों के खराब ट्रैफिक नियंत्रण और सामान बेचने से सड़कों पर जाम, पेट्रोल व खाने की कमी हो गई है, जिससे बेलारूस में उनका अभियान प्रभावित हो रहा है। यूक्रेन अब बड़े आकार के सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी वाहनों को परेशान करने और नष्ट करने लगा है, जबकि रूसी वायु रक्षा प्रणाली अभी भी परिवहन स्थिति में ही रखी हुई है। ड्रोन हमले अब पहले से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित हो गए हैं, जो युद्ध का एक नया रूप है, जिसे रूसी सेना इतनी बड़ी मात्रा में होने की संभावना का अनुमान नहीं लगा पाई थी। बड़े ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए रूस ने वही उपायों पर भरोसा किया जो वह यूक्रेनी हवाई हमले रोकने के लिए करता है। लड़ाकू विमानों की हवाई सुरक्षा और जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणालियाँ। ड्रोन नीचे और धीमा उड़ते हैं, जिससे हवाई राडार से पकड़ना मुश्किल होता है और रूसी लड़ाकू विमानों को यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में बढ़ती दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि वहां की वायु रक्षा प्रणालियां बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं। रूस के पास दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करने की अमेरिकी जैसी विशेष क्षमता नहीं है। रूस ने यूक्रेन की शीत युद्ध काल की भारी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने के लिए मिसाइल और विशेष बलों का सहारा लिया, जहां अमेरिका कुछ ही मिनटों में रडार और लॉन्च साइट्स को शारीरिक रूप से नष्ट करने के लिए तेजी से खोज और मारने की प्रक्रिया अपनाता है। वही रूस का सिद्धांत कम आक्रामक है, जो अक्सर केवल सिग्नल को अस्थायी रूप से दबाने या जाम करने जैसे सॉफ्ट किल्स पर ही संतुष्ट हो जाता है। यूक्रेन की उच्च गतिशीलता और रूस की खराब योजना के चलते अधिकतर वायु रक्षा प्रणालियां शुरुआती हमले में बची। अब इन्हें फिर से संगठित किया गया है और रूसी विमानों के लिए यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के बढ़ते हिस्से बंद हो रहे हैं। रूस की एरोस्पेस फोर्सेज अब यूक्रेन में गहराई तक उड़ने से बच रही है। कीव की ओर बढ़ रहे रूसी हमले के लिए हालात और बिगड़ गए हैं, क्योंकि यूक्रेनी रक्षकों ने कई अहम पुल नष्ट कर दिए हैं। इन पुलों को विशेष बलों द्वारा तेजी से कब्जा कर सुरक्षित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन यूक्रेन के अपने विशेष बलों ने ज्यादातर मामलों में इसे मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं तो, बना दिया है। यूक्रेन के विशेष बल लगातार रूसी काफिलों पर छापेमारी करते हैं, पश्चिमी एंटी टैंक मिसाइलों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, और फिर ग्रामीण इलाकों में वापस गायब हो जाते हैं। तीसरे दिन सुबह रूस वासिल्कीव और नजदीकी सैन्य हवाई अड्डे पर हमला कर कीव के लिए फिर हवाई आपूर्ति मार्ग खोलने की कोशिश करता है। भारी एंटी एयर फायर का सामना करते हुए रूसी पैराट्रूपर्स वासिल्कीव के बाहर बड़ी संख्या में उतरने में कामयाब हो जाते हैं और हवाई अड्डे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। रूसियों के साथ उन स्लीपर एजेंट्स का भी साथ होता है जिन्हें युद्ध से कुछ महीने पहले ही शहर में तैनात किया गया था। हालांकि वे 40वीं टैक्टिकल एविएशन ब्रिगेड के सामने आकर पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। कीव में हवाई पुल स्थापित करने की दूसरी कोशिश भी नाकाम रहती है, जिससे रूस को अपनी योजना छोड़नी पड़ती है। अब साफ है कि कीव शासन गिराने की 3 दिन की योजना विफल हुई। रूस के लिए यह वैश्विक स्तर पर शर्मिंदगी है, जिसने हमले में अपनी क्षमताओं की तुलना अमेरिका से की थी। रूसी सेना ने कीव जल विद्युत संयंत्र पर सफलतापूर्वक हमला किया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। वे संयंत्र पर सिर्फ 24 घंटे कब्जा कर पाएंगे, अगले दिन उन्हें पीछे खदेड़ दिया जाएगा। यूक्रेनी विशेष बलों ने कादिरोवाई टुकड़ी को खोजकर निशाना बनाया, जिसे जेलेंस्की की हत्या का जिम्मा मिला था। एक समूह को कीव के बाहर रोका और नष्ट किया गया। यूएवी जब 2 चेचन टुकड़ियों को देखता है तो यूक्रेनी नेशनल गार्ड और अल्फा ग्रुप उन पर हमला कर भारी नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर देते हैं। पूर्व में रूसी सेना मानती थी कि खार्किव पर तेज हमला नामुमकिन है। रूसी अब रणनीति बदलकर हल्की पैदल सेना और टोही बलों को शहर में घुसने के रास्ते बनाने की कोशिश में आत्मघाती धावों पर नहीं भेजते। इसके बजाय रूस अपनी सेनाओं को तैनात करना शुरू करता है ताकि वह शहर को घेर सके और अलग थलग कर सके। साथ ही अपनी ऐतिहासिक रणनीति पर निर्भर रहते हुए शहर के अंदर नागरिकों पर लंबी दूरी की तोपों से बमबारी करता है। इसके बावजूद यूक्रेन डोनबास क्षेत्र के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखता है। रूसी बढ़त जारी रहती है, लेकिन यूक्रेनी सेना के अपेक्षित पतन की संभावना साकार नहीं होती। मारिउपोल के बाहर रूस का आक्रमण तेज हो जाता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कीव पर कब्जा करना अब और भी असंभव होता जा रहा है और ध्यान मारिउपोल पर कब्जा करने पर केंद्रित हो जाता है। मारिउपोल एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और रणनीतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन रूसी युद्ध प्रयास के लिए इसकी साख बचाने के लिए कब्जा जरूरी है। 72 घंटे की लड़ाई में वैश्विक स्तर पर प्रसारित की गई 3 दिन में जीत की उम्मीद अब साफ तौर पर पूरी होती नहीं दिख रही है। अगर रूस मारिउपोल पर कब्जा कर लेता है तो ये देश को राजनीतिक रूप से अपनी साख बचाने में मदद करेगा। दिन के अंत तक उत्तर पूर्वी रूसी हमला कीव के केंद्र से 19 मील दूर है, लेकिन खराब योजना और यूक्रेनी हमलों से इसकी लॉजिस्टिक्स व युद्ध क्षमता कमजोर हो रही है। रूसी योजनाकारों ने स्वीकार किया है कि कीव जल्द गिरने वाला नहीं है और अब वे शहर पर पारंपरिक जमीनी अभियान की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास जरूरी उपकरण है, लेकिन वे एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंसे हैं जो जल्द ही युद्ध के इतिहास में मशहूर हो जाएगा। और यही है तीसरे दिन के अंत की असली तस्वीर।
रूस कीव के करीब पहुंच गया है, लेकिन उसने कीव पर नियंत्रण नहीं पाया है। ब्लिट्सक्रीग का गणित अब नहीं बैठता। बहुत ज्यादा सड़क, बहुत कम ईंधन, बहुत सारे घात और रफ्तार फिर से हासिल करने के लिए कोई सुरक्षित हवाई आपूर्ति मार्ग नहीं। तो अब युद्ध एक तेज दौड़ से बदलकर थकाऊ संघर्ष में बदल गया है। यहाँ से राजधानी तक हर मील कीमत चुकानी होगी। पुराने तरीके, धीमी प्रगति, भारी तोपखाने और घेराबंदी रणनीति के साथ। जबकि यूक्रेन की पूरी रणनीति यही बन जाती है कि उन काफिलों को इतना समय तक फंसा, लगातार नुकसान झेलते हुए और अव्यवस्थित रखा जाए कि रक्षकों और उनके पीछे मौजूद बाहरी समर्थन के लिए समय को ही हथियार में बदल दिया जाए। ये सब कहाँ खत्म होगा? इस वीडियो के समय तक शुरू होने के 4 साल बाद 24 फरवरी 2022 को इसका जवाब अब भी अज्ञात है। देखने के लिए धन्यवाद। और याद दिला दूं, ये हमारा नया चैनल है जहां हम युद्ध के मैदान पर वास्तव में क्या हुआ, रूस, यूक्रेन और उससे आगे तक उस पर गहराई से चर्चा करते हैं। अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट छोड़ें। अगली जंग, संघर्ष या अभियान जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, उसके लिए हमें बताएं। युद्ध के मैदान पर फिर मिलेंगे।